हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भाई लोग। हम लोग सुपर 1000 क्वेश्चन करवा रहे थे, लास्ट ईयर के कर रहे थे। तो चलो आज देखते हैं, आज से फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं मनोज कैरियर ईयर से। ओके चलिए भाई, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? आपके पास चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज और विजयालय। ठीक है भाई, क्या लगता है, अंदाजा लगाइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो चोल राजा थे करके, दक्षिण के राजा थे, आपको पता है करके, ठीक है। जो चोल राजा थे कहाँ के थे? दक्षिण भारत के राजा थे। और चोलों ने दो ऐसे राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पे अटैक किया था। दो राजा थे जिन्होंने श्रीलंका को जीता था, ये कह सकते हैं। तो एक राजा है कि ये जो आपका है राजराज प्रथम, ये जो था ये भी श्रीलंका को जीता था। लेकिन इसने श्रीलंका के कुछ भाग के, जो श्रीलंका का नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन को जीता था। ठीक है, इसने क्या जीता था? ये नॉर्थ रीजन जीता था, नॉर्थ रीजन। ठीक है, श्रीलंका के कौन से नॉर्थ रीजन को जीता था? कौन? राजराज प्रथम ने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? अब कब्जा किया का मतलब पूरा श्रीलंका जीता होगा, तो पूरा श्रीलंका जीता होगा, तो इस राइट क्वेश्चन का राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है भाई मेरे, राजेंद्र प्रथम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होप आपको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। आप भाई मेरे साथ करते जाइए, ठीक है, आप मेरे साथ क्वेश्चन करते जाएंगे। अगला बढ़ते हैं करके। देखो ये क्या है, मूंगे की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है? मूंगे की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है? चार ऑप्शन दिया आपके पास, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। ये मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2019 के क्वेश्चन। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको इन्हें आना ही चाहिए आपको। देखिए मूंग की चट्टानें जो है बेसिकली इंडिया में कहाँ पाई जाती हैं, तो मैं आपको मैप से बताता हूँ। यार थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, अंडमान को निकोबार को मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये दिखते हैं भारत, जो भी है मान लीजिए, ऐसे समझते हैं। ठीक है, ये भारत है। तो देखो यहाँ पे कुछ रीजन है, ये आपका अंडमान निकोबार है, ये मान लेते हैं इस साइड में। तो भारत के कौन से रीजन है जहाँ पे मूंगों की चट्टानें पाई जाती हैं? तो एक ये आपका ये गुजरात वाला एरिया है, कच्छ वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। और एक इंडिया का ये जोन है, लक्षद्वीप वाला पोर्शन है, लक्षद्वीप वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये आपका एक पोर्शन है बंगाल, ये सॉरी मन्नार की खाड़ी वाला, ये मन्नार की खाड़ी वाली है ना। और ये जो पोर्शन है एक आपका अंडमान वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे पोर्शन है भारत में जहाँ पे मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये आपका वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन, ये यहाँ पे एक्चुअली मूंगे की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं। मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं, मैंग्रोव ट्री होती है, समुद्री जो बुशेज होती है, झाड़ियाँ होती हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं? वेस्ट बंगाल में। बाकी जो मूंगे की चट्टानें हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? ये कच्छ वाले एरिया में, गुजरात के कच्छ में पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। और कहाँ पे पाई जाती हैं? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपके क्वेश्चन के देखिए ऑप्शन क्या थी, पहला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो बिल्कुल वो अंडमान में पाई जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी में बिल्कुल पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है, ये भी हो जाएगा। और ये आपका सुंदरबन में नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ नहीं पाया जाता, बाकी जो भी ऑप्शन थे आपके सारे ऑप्शन में पाया जाता है। ठीक है भाई मेरे, अगर आपसे पूछा जाए, इससे बिलोंगिंग क्वेश्चन और बताता हूँ, आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मूंगे की चट्टानें हैं वो किस देश में है, तो आपका आंसर क्या होगा? फिलीपींस। पूरी दुनिया में मूंगों की चट्टानें सबसे ज्यादा किस देश में है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो बनेगा फिलीपींस। फिलीपींस में। ठीक है भाई मेरे, फिलीपींस। चलो नोट करते जाइएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको बताते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए सिक्किम। भाई थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, 2-4 दिन की प्रॉब्लम है, फिर हमारी क्लासेस एकदम बेहतर होंगी। ठीक है, आपको मजा आएगी पढ़ने में, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए भूटिया जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। भूटिया जनजाति, तो भूटिया जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में, कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, आइडिया दीजिए, क्या लगता है आपको कहाँ पे पाई जाएगी? तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो सिक्किम होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। भूटिया जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है सिक्किम में। नागालैंड की जो प्रमुख जनजाति है आपको पता ही कौन सी है? नागा, नागा, ठीक है। और ये नागा जनजाति है जो भारत की अगर बात किया जाए, देखते रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो नागा जनजाति अप्रोक्सीमेटली 2,70,00,000 के आसपास है। 2,70,00,000 के आसपास जो है वो नागा जनजाति इंडिया में पाई जाती है। और अगर नागालैंड की अकेले बात करूं तो नागालैंड में अप्रोक्सीमेटली 1,70,00,000 के आसपास पाई जाती है। 1,70,00,000। तो समझ लीजिए कि नागा जनजाति आपसे कभी भी पूछेगा तो जो मेन हब है नागा जनजाति का वो कहाँ पे है? वो है नागालैंड। चलिए अगला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की मैं आपको कुछ प्रमुख जनजाति बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश से लिख लेंगे, एक है मोनिया, ठीक है। एक कौन सी पाई जाती है? मोनिया। मोनिया ये पूछा जाता है, मोनिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। एक जनजाति है वहां पे आदिल, आदिल, नोट करते जाइएगा आप मेरे साथ, मैं फिर डिलीट कर दूंगा, ठीक है। एक मोनिया, आदिल, एक मानचोस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगली कौन सी है? मानचोस, मानचोस। तो ये तीन प्रमुख जनजातियां जो है वो है कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो सिक्किम में आपकी कौन सी पाई जाती है? भूटिया जनजाति। नागालैंड में सबसे प्रमुख जनजाति जो है वो नागा ही है, 1,70,00,000 के आसपास। अरुणाचल प्रदेश में मैंने लिख दिया मानचोस, मोनिया और आदेश। और एक त्रिपुरा, त्रिपुरा की जो सबसे प्रमुख जनजाति है उसका नाम है चकमा, सॉरी चकमा नहीं, चमका, ठीक है, चमका जनजाति। जो त्रिपुरा की प्रमुख जनजाति है, यही आपके क्वेश्चन बनेगा, ज्यादातर यही बनता है। तो चमका जनजाति, तो ये जो जनजाति है ये त्रिपुरा में पाई जाती है, ठीक है भाई मेरे। चलिए आगे बढ़े, इसको रेज करता हूं मैं। ओके, ओके भाई। अगला क्वेश्चन है, वह रिट जो सरकारी अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने हेतु जारी की जा सकती है, वो कौन सी रिट है? चलिए बताइए मुझे, क्या लगता है आपको? आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, कौन सी हो सकती है ये? ठीक है, अब ये देखिए, पहला है ऑप्शन आपको दिया है क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वो रीति है जो कि कोई भी आम आदमी, कोई भी जो होगा अपने अधिकारों के लिए वो क्या करेगा? एससी में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डाल सकता है, ठीक है भाई। किसके लिए ये होती है करके, मतलब जो एससी एसटी में ये संस्था भी हो सकती है, कोई भी संस्था हो, कोई भी अथॉरिटी हो जो कि क्या कर सकती है? एससी एसटी मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिकार छीनने के बाद जो है या अधिकारों का हनन होता है तो वहां पे क्या कर सकते हैं? कोई रिट डाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी परमादेश रहने देते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? उत्प्रेक्षण लेख, ठीक है भाई। अगला क्या है? उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख का मतलब क्या होता है? उत्प्रेक्षण लेख का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई मान लीजिए आपका कोई मुकदमा है, आपने कोई रिट डाली है और हाई कोर्ट में आपके अगेंस्ट फैसला आ गया, ठीक है, आपके अगेंस्ट फैसला आ गया है। तो अगेंस्ट फैसला आ गया तो आप जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर आपके फेवर में फैसला देता है तो वो कोर्ट के अगेंस्ट हो गया, मतलब आप एससी का फैसला, सॉरी हाई कोर्ट का फैसले को किसी भी चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये कौन सा होता है? इसके लिए होता है उत्प्रेक्षण लेख, यानी कि एससी के फैसले पर आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपका हो जाता है क्या? उत्प्रेक्षण लेख। चलिए अगला क्या है? अगला एक ऑप्शन आपको दिया है करके,
ये क्या है, आधिकारिक प्रश्या, ठीक है। आधिकारिक प्रश्या क्या होता है, यानी कि अधिकारी, देखो ऑप्शन से दिखा होगा करके, आधिकारिक प्रश्या का मतलब एक अधिकार, यानी कि कोई भी अथॉरिटी आप पे कुछ काम कर रही है, एक्शन ले रही है, या कुछ भी एक्शन ले रही है, कोई अथॉरिटी कुछ भी काम कर रही है, तो उसके पास ये अधिकार कहाँ से है, या उसका ये अधिकार है कि नहीं, उसके अधिकार के बारे में ही होता है करके, ठीक है। यानी कि कोई भी अथॉरिटी कुछ काम कर रही है, एक्शन ले रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि नहीं, तो उसके बारे में जो ये रीट होती है आधिकारिक प्रश्या की होती है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये जो परमादेश है, परमादेश एक्चुअली यही होता है कि कोई सरकारी अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने हेतु उसके लिए जारी की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एक्चुअली वो परमादेश है, ठीक है। और आपको पता है कि 5 तरह की रीटों का बात की गई है, ठीक है। तो 4 रीट को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और एक प्रतिषेध रीट भी होती है, बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रतिषेध रीट, एक 5वीं रीट होती है। देखो मैंने 4 रीट यहाँ पे लिख दिया है, बंदी प्रत्यक्षी का आपको बता दिया करके, तो ये भी अपने राइट्स के लिए कोई अथॉरिटी जो है SC/ST में जा सकती है, ठीक है। परमादेश का मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। और ये जो उत्प्रेक्षण लेख, उत्प्रेक्षण लेख का मतलब यही होता है कि भाई किसी एक न्यायालय के फैसले के बाद आप अगले वाले न्यायालय में जा सकते हैं। आधिकारिक प्रश्न का मतलब कोई अथॉरिटी जो है उसके पास जो पावर, वो पावर है कि नहीं, जो पावर वो दिखा रही है। और एक ये होता है 5वीं जो रीट होती है, ये होती है प्रतिषेध रीट। प्रतिषेध रीट का मतलब होता है कि जो अधीनस्थ कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है, उन न्यायालय के खिलाफ जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो एक फैसला दे सकता है, ठीक है। तो ये जो अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट अपना एक जजमेंट दे सकता है, तो ये प्रतिषेध रीट होती है। तो ये रीट जानते हैं, बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि कितने तरह की रीटें होती हैं। तो भारतीय संविधान में 5 तरह की रीटों के बारे में कहा गया। तो टोटल रीटों की संख्या कितनी होती है, 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं डालता हूँ करके अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यही है आपका कि 3 भाषा फार्मूला, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये बना हुआ क्वेश्चन है 2019 के एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या था कि 3 भाषा फार्मूला किस आयोग ने दिया है, तो इसको आप चुपचाप से याद कर लेंगे। ये किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। इसको किसने दिया था, कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। और ये 3 लैंग्वेज फार्मूला ये है कि कोई भी बंदा हो भाई, कोई भी कहीं भी क्षेत्र का आदमी हो, उसको 3 भाषाएं तो आनी चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सी भाषा होनी चाहिए, पहली है कि उसको अपनी मदर टंग तो आनी चाहिए, मदर टंग तो आनी चाहिए, मातृभाषा उसको अपनी आनी चाहिए, ठीक है, एक मातृभाषा आनी चाहिए। और दूसरी क्या है, उसको कंपलसरी हिंदी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। और तीसरी भाषा है इंग्लिश। तो ये जो 3 भाषा का रिकमेंडेशन दिया था वो किसने दिया था, कोठारी आयोग ने। और 3 लैंग्वेज कौन सी है, एक मदर टंग है, हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं करके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एक्चुअली काफी लंबा हो जाता है, ऑप्शन काफी बड़े हो जाते, इसी में लिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है। बस मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ऑप्शन नहीं, डायरेक्टली आंसर की चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं। किसी को आइडिया है, आप लोगों ने सबने पढ़ा था, है ना, 2011 जो जनगणना था सबने पढ़ा था करके, ठीक है। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको कुछ डेटा बताता हूँ करके। डेटा ये है करके कि शहरी जो अर्बन एरिया होता है, अर्बन एरिया होता है, किसको आप अर्बन अर्बन कहेंगे, किसको आप नगर या शहर कहेंगे, किसको अर्बन कहेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप उस लोकेशन को अर्बन कहेंगे, उस जगह को अर्बन कहेंगे। पहली चीज में क्या होना चाहिए, पहली चीज ये है कि वहां की पॉपुलेशन एटलीस्ट 5000 होनी चाहिए। वहां की पॉपुलेशन कितनी चाहिए, वहां की पॉपुलेशन कम से कम 5000 पॉपुलेशन होना चाहिए, तब उस जगह को आप अर्बन अर्बन कहेंगे, नगरी या शहरी कहेंगे, ठीक है। शहर आप उसको कब कहेंगे, शहर तब कहेंगे जब उस स्थानीय जगह की पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 5000 होनी चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अर्बन आप तब कहेंगे जब वहां पे
एटलीस्ट 75% लोग, 75% लोग वो नॉन एग्रीकल्चर से जुड़े हो, ठीक है। यानी कि कम से कम 75% लोग ऐसे होने चाहिए जो कि किसानी ना करते हो, ठीक है, वो किसी धंधे से जुड़े हो, नौकरी से जुड़े हो, तो वैसे 75% लोग होने चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि मतलब 400 पीपल रहने चाहिए पर 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 400 लोग वहां पे रहने चाहिए। तो ये तीनों अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो इसी को कहेंगे, ये क्या है, ये अर्बन एरिया कहलाएगा, ठीक है भाई। अर्बन एरिया के लिए 5000 पॉपुलेशन, 75% नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन होना चाहिए और एटलीस्ट 4000 पीपल हैव टू स्टडी स्टे एट 1 किलोमीटर एरिया, ये होना चाहिए भाई मेरे, ठीक है। तो ये हो गई, मैंने अर्बन की आपको डेफिनेशन बताया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य, तो ये 3 राज्य आप लिख लेंगे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो ये 3 राज्य हैं जो कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम आपके अर्बन एरिया वाले, शहरी क्षेत्र वाले राज्य थे, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 राज्य थे जो आपके ऑप्शन थे क्वेश्चन में, वो 3 के फॉर्म में था, तो 3 राज्यों से यही वाला ऑप्शन आपका था, इसलिए मैंने ये बताया। अब ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि पूरे देश की जो अर्बन एरिया वो कितनी है, पूरे भारत का लगभग अर्बन एरिया कितने % है, तो इसका राइट आंसर है रिसेंटली जिसके 36.1% इतना अर्बन एरिया है इन इंडिया, ठीक है भाई। इंडिया में रिसेंटली कितना है, ये अप्रोक्सीमेटली 36.1% इतनी जो है अर्बन पॉपुलेशन है किसमें, भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसके थैले में कौन सी गैस होती है। आप याद कर लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस एक अच्छा फंक्शनिंग है इसका, ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को नहीं होने देती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संपन्न नहीं होने देती, ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन आपने देखा होगा कहीं नहीं, ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन जो होता है वो मैटर नहीं करता एक्चुअली। मुद्दा ये कि नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को होने नहीं देती है। क्लोरीन तो जो भी काम करती है आपको पता है कि वाटर में ही करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। क्लोरीन भी क्या करती है, शुद्धता का काम करती है, प्योरीफाई काम करती है, लेकिन कहाँ पे, लिक्विड में, वाटर में करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या है, ये पुकार क्या है, ये क्वेश्चन 2019 में बना हुआ क्वेश्चन है। पुकार क्या है समझते रहिएगा। पुकार क्या है, ये क्या है, एक संगम पोर्ट है, कहाँ पे, ये साउथ एरिया में एक संगम पोर्ट, मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये दक्षिण भारत में एक संगम पोर्ट है, दक्षिण भारत में स्पेशली कहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में एक्चुअली होता क्या है, संगम पोर्ट एक जगह का नाम है जहाँ पे तमिल भाषा के या उस एरिया के जो है बहुत सारे पोएट इकट्ठा होते हैं, ठीक है, पोएट इकट्ठा होते हैं। तो ये जो संगम पोर्ट है अब तक 3 बार हो चुका है, वहाँ पे बहुत सारे पोएट आएंगे, इकट्ठा होते हैं, फिर वहाँ पे पोएम्स करते हैं, उनकी लिखी किताबों की चर्चा होती है, बहुत सारा इस टाइप का जो है लिटरेचरली जो भी है ये सब मुद्दा होता है। तो अगर बात किया जाए तो अब तक 3 बार संगम जो पोर्ट की जो है आयोजन हो चुका है, ठीक है, 3 बार। स्पेसिफाइड जगह पूछेंगे तो आप बोलेंगे तमिलनाडु। दक्षिण भारत से एक संगम पोर्ट ये क्या है, यही आपका पुकार कहलाता है, पुकार है। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कवि इकट्ठा होते हैं, कवि इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी संगोष्ठी करते हैं, किताबों की प्रदर्शनी लगती है ये। तो यहाँ आज तक जितने संगम पोर्ट हुए हैं उसमें जो सबसे प्रमुख राइटर था, उसकी किताब था, ये था तोल्कापियम, याद रखेंगे, तोल्कापियम, तोल्कापियम ये किताब आई है। अब तक की सबसे कहते हैं कि सबसे बेस्ट किताब यही आई है जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने लिया था। तो तोल्कापियम ये क्या थी, एक बुक थी, तोल्कापियम,
याद रखेंगे। और इसके राइटर का नाम जो है ये इसी से मिलता जुलता है, तोल्का। राइटर क्या है? तोल्कापियार्ने। तोल्कापियार्ने ये क्या है? ये जो पुकार का सबसे बेहतरीन किताब आज तक बनी है, जो किताब इस तीनों सम्मेलन में जो है, तीनों बार में सबसे अच्छी किताब आई है, वो कौन सी है? तोल्कापियम। और इसके राइटर कौन है? राइटर है तोल्कापियार्ने। ठीक है भाई, ये दक्षिण भारत में लगता है। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके। ये ईवीएम को संयुक्त रूप से विकसित किया जाता है। ईवीएम को कौन संयुक्त रूप से विकसित करता है? बताइए मेरे भाई, ईवीएम को कौन विकसित करता है? आपने सुना है कभी? ईवीएम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये भारत में पहली बार 1989 में आई थी भाई मेरे। ईवीएम जो है भारत में 1989 आई थी है। अभी जो रिसेंटली जो इसको विकसित किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है, वो भारत की दो एजेंसियां काम करती है। एक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये नहीं बनाती है, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको आपका आंसर जो है ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है भाई, बनाइए इसको फटाफट। ओके भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच दी फॉलोइंग आया है क्वेश्चन, और आपके इस तरह के नाम दिए हैं। ये डिपार्टमेंट किससे कौन सा बिलोंगिंग है करके। ठीक है भाई, तो देखो पहला सुकुमार सेन, दूसरा जीवी मावलंकर, तीसरा हीरालाल कानिया, और चौथा है एमसी सेटलबॉल्ट। ठीक है, अब देखो अगर आपको दो भी पता है ना, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। जैसे कि ये सबको पता होता है कि भाई हीरालाल जे कानिया जो थे वो पहले क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये पहले क्या थे? ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे पहले। ओके, अब ये भी आपको पता है कि जीवी मावलंकर क्या थे? लोकसभा स्पीकर। तो पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? ये थे जेबी मावलंकर। ठीक है, अब देख लेते हैं सुकुमार सेन कौन थे? सुकुमार सेन जो है भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है भाई, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष, ओके, लोकसभा स्पीकर। तो पहले का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब आपके पास ये नाम बचा है, ये पद बचा है, तो डेफिनेटली ये ही मैच कर रहा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है भाई, तो 10वें क्वेश्चन का ये मैच दी फॉलोइंग है। अच्छा, आपके मैक्सिमम आजकल के क्वेश्चन में आ रहे हैं ना, मैच करने के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या है कि चीजें पहला याद रखना है सीरियल से सन के बारे में। जैसे आप हिस्ट्री वगैरह का देखें तो हिस्ट्री का काल अनुसार जो है आपको बनाने का आता है कि पहले ये हुआ, 1857 में हुआ, 1856 में ये हुआ, उसके पहले। तो सीरियल से आपको सन वाइज चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी का मतलब कहीं पर्सियन बहुत जगह लिखा रहता है पर्सियन। एक्चुअली जो फारसी पर्सियन सब एक ही चीज होता है। ठीक है, तो मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद, ये एकदम रटने वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ऑप्शन दे दिया। तो इसका राइट आंसर होगा हाजी इब्राहिम सरहिंदी। याद रखिएगा, क्या नाम था इसका? हाजी, ऊपर में मिटा देता हूँ फिर इसको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है भाई, इसको मिटा देता हूँ। चलिए, क्या था? हाजी इब्राहिम सरहिंदी। ओके, इसी ने क्या किया था? अथर्ववेद का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है, ये जो है LAS में होते हैं क्या? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, और ये बैंक दर और MSF। ठीक है, अभी आप बताइए LAF, किसी ने सुना है LS क्या होता है? ये होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट
फैसिलिटी क्या होते हैं? ठीक है भाई, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। अब ये देखिए, ये टर्म्स मैं आपको समझाता हूं करके। रेपो दर क्या होता है? तो आपको पता है कि रेपो दर क्या होता है कि जिस दर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कॉमर्शियल बैंक पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? जिस दर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक पैसे उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं? रेपो दर। रेपो दर ये हो गया। ठीक है, यानी कि RBI क्या है? ये उधार देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है जिस रेट पे। ये दूसरा क्या है? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है भाई? ये उसका उल्टा होता है। मार्केट में जो करेंसी का फ्लो है उसको कम करने के लिए फिर क्या होते हैं? RBI जो होता है वो उधार लेता है। इसमें क्या होता है? उधार देता है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में ये क्या करते हैं? मार्केट में बहुत ज्यादा करेंसी का फ्लो को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेता है। ये उधार देता है और इसमें क्या होता है? उधार लेता है। किससे लेता है? कॉमर्शियल बैंक से। ठीक है भाई मेरे। तीसरा क्या है? बैंक दर। बैंक दर भी सेम वही चीज है जो कि रेपो रेट होता है। ठीक है, जो रेपो रेट होता है वही बैंक दर होता है या बैंक रेट होता है। तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी RBI जो होता है वो उधार देता है पैसे किसको? कॉमर्शियल बैंक के लिए। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जो है शॉर्ट टर्म स्कीम्स होती है और ये लॉन्ग टर्म स्कीम होती है। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 90 डेज, लेस देन 90 डेज इसका मतलब शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए। तो थोड़े समय के लिए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को कम दिनों के लिए पैसा उधार देगा तो रेपो रेट होगी, और ज्यादा दिनों के लिए उधार देगा तो क्या होगी? वो होगी बैंक रेट। ठीक है, अगला है MSF। आपने सुना होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है भाई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये होती है MSF। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर एक दिन के लिए कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लेते हैं, तो एक दिन के लिए लेते हैं तो उस एक दिन के पैसे को, जो उधारी का पैसा है, उसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाई LAF क्या होता है? तो LAF क्या होता है? LAF में रिजर्व रेट, सॉरी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों शामिल होता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट दोनों चीजें LAF में शामिल होते हैं। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों शामिल होते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये जो है आपका नागानंद है। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। रामायणी जो है रामायण का रूप है। कंबन में साउथ में, जो साउथ की जो रामायण है, दक्षिण भारत की रामायण, तो जो दक्षिण भारत की रामायण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंबन रामायण कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नागानंद। अगला क्या करते हैं? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि दाग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है क्या होता है। दाग हटता है, नींबू वगैरह से आप घर पे ट्राई करते हो तो सिट्रिक अम्ल का। ठीक है, तो दाग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? सिट्रिक अम्ल का। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। और ये ब्यूट्रिक अम्ल क्या होता है? ये एक्चुअली मक्खन में पाया जाता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो लिख लीजिएगा। ये मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में जो होता है। लैक्टिक तो आपको पता है दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक हम मोटा मोटा टमाटर भी पूछा भी गया कई बार, टमाटर में कौन सा होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और ये टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? बेसिकली ये अंगूर वगैरह में होता है। अंगूर और ये जो आपके अचार कह सकते हैं, हाँ, तो अचार वगैरह में, और इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है भाई, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे ये क्वेश्चन बहुत, जब मैं इकट्ठा कर रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि चोल शिलालेखों में चर्चित भूमि की श्रेणियों के अनुसार स्कूल की जमीन को क्या कहा जाता था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पहले मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है, नहीं मिटाते, बहुत स्पेशस ने कहा। क्या क्वेश्चन है, चोल शिलालेखों में चर्चित भूमि की श्रेणियों के अनुसार स्कूल की जमीन को क्या कहा जाता था। पहला है वेले है, वेले है, यहाँ पे अंक की मात्रा भी होती है। वेलिंग वागई, तो वेलिंग वागई क्या होती थी, वेलिंग वागई ये एक्चुअली होती थी कि जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे, गैर ब्राह्मण, तो ये गैर ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी, गैर ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी दान में, उसको बोला जाता था वेलंग, वेलंग वागई। ये वेलंग है, वेलंग वागई कहा जाता था, ठीक है भाई मेरे। वेलंग वागई क्या हो गया, ऐसी जमीन जो राजा द्वारा वो गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, उसको बोलते थे वेलंग वागई। दूसरा ऑप्शन क्या था, ब्रह्मदेव। तो आपको देख के ही समझ में आया होगा कि ये ब्राह्मणों को दी जाती थी। ब्रह्मदेव वो कौन सी जमीन होती थी, चोल राजाओं द्वारा जो किसको दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी जाती थी। जो ब्राह्मण को दी जाती है दान में जमीन, उस जमीन को हम लोग क्या कहते थे, वो लोग क्या कहते थे, ब्रह्मदेव। और ये क्या है, साल भोला। तो ये साल भोला वही जमीन है जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो साल भोला वो जमीन होती थी जो विद्यालयों के लिए दान में दी जाती थी। साल भोला कौन सी जमीन है, साल भोला कौन सी जमीन है, जो विद्यालयों के लिए दान में दी जाती थी। और आपके क्वेश्चन क्या है, स्कूलों की जमीन। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साल भोला। ये देखो देवदाना एक शब्द लिखा है, एक और लिखा है देवदाना। तो ये देवदाना जो है ये कौन सी जमीन है, जो मंदिरों के लिए दान में दी जाती थी, जो मंदिरों के लिए दान में दी जाती थी, ठीक है। मंदिरों के लिए दान में दी जाने वाली जमीन को क्या कहते थे, देवदाना। और एक लास्ट है फली चचंदा, फली चंदना। फली चंदना एक्चुअली वो जमीन होती थी जो चोल राजा जो है किसको देते थे, जैन लोगों को देते थे। तो जैन लोगों को दी जाने वाली जमीन को क्या कहते थे, फली चंदना कहते थे। और आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा साल भोला, स्कूलों में दान दी जाने वाली जमीन। ओके भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी में भारतीय राज्यों में निचले सदन, आपको पता है कि अपर हाउस लोअर हाउस क्या होता है, उच्च सदन क्या होते हैं, राज्यसभा होते हैं, और निचला सदन क्या होते हैं, लोकसभा होता है। तो ये क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में निचले सदन में संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या है, ठीक है। देखो इसमें यूपी नहीं है, नहीं तो यूपी हो जाता, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा किसमें है, कहाँ पे सीटें हैं, यूपी में, ठीक है, 80। चलो अब ये जो राज्यों में दिया गया है, तो चलिए इसको देखिए, इसको आपको याद करने वाला ही क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल में जो है आपकी ये 42 सीट्स हैं, बिहार में कितनी है लोकसभा की, 40 सीट्स है, आंध्रा में कितनी है, यहाँ पे भी 42 सीट्स हैं, और महाराष्ट्र में कितनी है, 48 सीट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।